हेलो एवरीवन। मिस्टर प्रसाद देसाई का एक क्वेश्चन था जो कि बेसिकली रिलेट करता है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट से या जो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है उससे। एंड द क्वेश्चन वाज कि हाउ टू कैलकुलेट द सप्लायर कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी। देखें, कैलकुलेटिंग अ सप्लायर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इज़ नॉट अ वन टाइम अप्रोच। उसकी वजह यह है कि ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही होती हैं और इनमें फ्लक्चुएशंस भी आती हैं। फ्लक्चुएशंस बिकॉज ऑफ सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंसेज, नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर, changes in procedures either at the supplier side or the customer side. So it is necessary कि आप periodically supplier की capacity को और capability को continuously monitor करते रहें ताकि आप ये make sure कर सकें कि जो आपकी organizational need है वो fulfill होती रहे। To calculate a supplier capacity or the capability, first thing is to determine your need कि भैया आपको जो है वो किस quality की product चाहिए, कितनी quantity में चाहिए, किस price पे चाहिए और कितने lead time पे चाहिए। To calculate the supplier capacity or capability, there are several factors which are considered. The first is production capacity कि सप्लायर की पर डे पर वीक प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है और इधर वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी सफिशेंट है कि वो आपकी नीड, वांट, डिज़ायर और डिमांड को फुलफिल कर सकती है या नहीं कर सकती। सेकंड फैक्टर इज सप्लायर अवेलेबल रिसोर्सेज कि सप्लायर के पास जो भी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मैकेनिकल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनके अलावा भी अगर से तो कोई रिसोर्सेज हैं तो क्या वो रिसोर्सेज इस कैपेबल हैं कि वो आपकी डिमांड को टाइमली फुलफ़िल कर पाएंगे भी या नहीं। थर्ड फैक्टर इज सप्लायर क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिसेस। देखें, इस फैक्टर में जो चीज़ कंसिडर की जाती है वो की जाती है कि जी सप्लायर की क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड या क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड प्रैक्टिसेस क्या हैं और वो किस तरह के प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो करता है। इधर वो इंडस्ट्रीज़ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस की ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि वी वांट ISO सर्टिफाइड सप्लायर। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिसेस में आप ये चीज़ मेक श्योर कर लेते हैं कि जो भी सप्लायर के प्रोसेसेस हैं वो एज़ पर दी कंप्लाइंस हैं। अनदर फैक्टर इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसकी वजह यह है कि अक्सर होता यह है कि आपके जो भी क्रेडिट टर्म्स होते हैं आपके सप्लायर के साथ, आप उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं। तो ईदर द सप्लायर इज़ डैट मच कैपेबल कि वो उस क्रेडिट टर्म्स को एक्सीड करने में भी जो है वो आपकी सप्लाईज़ को जो है वो अनइंटरप्टेड सप्लाई करता रहे। वरना हमने इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिसेस ये देखी हैं कि जहाँ सप्लायर की पेमेंट स्टक होती हैं वहाँ सप्लाईज़ भी स्टक हो जाती हैं। सो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी आप जो है वो सप्लायर की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। अनदर फैक्टर इज़ सप्लायर रेस्पॉन्सिवनेस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी कि इधर सप्लायर इतना रिलायबल है, इतना फ्लेक्सिबल है कि वो जो है अगर से तो कोई फ्लक्चुएशन इन डिमांड आती है तो वो उसे टाइमली कैटर कर पाएगा। और क्या सप्लायर इतना रेस्पॉन्सिव है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक सप्लायर के साथ जो है वो बिल्डअप कर पाएंगे। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो कि कंसिडर किए जाते हैं जब भी आप सप्लायर की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं। इन तमाम फैक्टर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल होती है और आप इजीली उन तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं थ्रू साइट विजिट, थ्रू इंटरव्यूज़, थ्रू क्वेश्चनियर्स। और इन तमाम इंफॉर्मेशंस को वैलिडेट करने का ईजीएस्ट वे ये होता है कि जो सप्लायर के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे आप जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करना और इसे वैलिडेट करना एक न्यू सप्लायर के लिए तो काफ़ी मतलब मुश्किल काम होता है। बट वो सप्लायर जो है ऑलरेडी आपके पूल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उनका एक रिलेशनशिप आपके साथ चल रहा होता है। तो जब आप उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी आपको हेल्प आउट कर देती है। टू इवेल्युएट द सप्लायर कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी, स्कोरिंग सिस्टम का भी जो है वो यूज़ किया जाता है और आप डिफरेंट फैक्टर्स को जो है वो वेटेज दे देते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस आप जो है वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हैं कि जी सप्लायर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए या कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। बट ये जितना भी स्कोरिंग सिस्टम है ये एक तरह का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और इसमें किसी भी तरह का रिस्क जो है वो नहीं बताया गया है। जो चेंजिंग मार्केट कंडीशंस हैं वो यहाँ नॉमिनेट नहीं होती हैं और जितना भी माइक्रो या मैक्रो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है वो भी यहाँ नहीं हो रहा होता है। तो उसके लिए फिर आपको जो नीड होती है वो एक तरह के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए होती है। सो इट मीन्स कि आप सिर्फ इस एनालिसिस पे रिलाई नहीं कर सकते। लाइक जैसा कि ये स्कोरिंग सिस्टम है, 1 इंडिकेट करता है पुअर को, 2 का जो वेट है ये इंडिकेट करता है एवरेज को, 3 इज़ फॉर गुड, 4 इज़ फॉर वेरी गुड एंड द 5th इज़ फॉर एक्सीलेंट। दे आर सेवरल फैक्टर्स, प्राइस है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, लीड टाइम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अब आप डिफरेंट सप्लायर्स को अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप उनको वेटेज दे देते हैं और उनका जो टोटल आता है उसको आप कंसिडर करते हुए जो भी डिसीजन लेना होता है वो आप लेते हैं। बट अगेन द थिंग इज़ कि जो भी टोटल आएगा अगर जो तो हायर साइड पे
तो ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन सिर्फ आइसोलेशन में लिया जाता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका कि उसमें काफ़ी सारे माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर किया जाता है, रिस्क को कंसिडर किया जा रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू नहीं पता होती। तो जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होती है और आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेने के काबिल होते हैं। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आप फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें या अगरचे तो आपको कोई फर्दर क्वेश्चन हो, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।